Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your first past paper video for O Levels Commerce 7100. आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह कवर अप कर रहे होंगे योर लेटेस्ट पास्ट पेपर अब यानी आज की डेट तक जो सबसे लेटेस्ट आया है हमारे पास वो है आपका मई जून का आया है 2025 के मई जून का पेपर 23. ठीक है. सो इन दिस पास्ट पेपर सीरीज इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कवर एज मच पास्ट पेपर एज वी कैन टिल द डे ऑफ आवर एग्ज़ाम. तो हमारा एग्ज़ाम करीब है तो कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हम 2-3 सालों के पास पेपर उससे पहले कवर अप कर लें. आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग अपने साथ इस वीडियो को देखने से पहले अपने साथ वो जो आंसर फॉर्मेट की गाइड है जो मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियोस के अंदर शेयर की हुई है तो वो आप ज़रूर आप उसको अपने साथ खोल के रख लें. और अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज एंड इंशाल्लाह आई विल सेंड यू एज सुन एज आई कैन. मगर आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट फ़ायदा इस वीडियो का उस वक्त होगा जब आपके सामने वो आंसर गाइड खुली होगी और आप हर मार्कर के लिए उसके आंसर फॉर्मेट देख रहे होंगे एंड द वे आई विल आंसर इट. ठीक है. एंड इफ़ आई समहाउ मिस दैट आंसर फॉर्मेट फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं लिख रहा हूँ कहीं मुझसे गलती होगी सो फील फ्री टू रीच डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड लेट मी नो कि मुझसे कहाँ पे मिस्टेक हो गई है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपने इसमें जानना है कि भी आपके पास 2 घंटे का ये पेपर होता है और इसमें आपने सारे क्वेश्चन करने होते हैं. तो टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं. पांचों के A B C D पार्ट्स होते हैं एंड E पार्ट्स भी हो सकते हैं. और इसमें आपके पास इट्स अ लेंथी पेपर. पर्सनली आई वुड से कि टाइम काफ़ी लेता ही है और मेरी अप्रोच ये होगी कि आप लोग पहले इसके 6 और 8 मार्कर्स को पहले करें क्योंकि ये लेंथी पेपर है और बाय द टाइम यू विल रीच योर 6 मार्कर्स एंड 8 मार्कर्स यू विल बी क्वाइट टायर्ड. बट अगर आपके ख्याल से 6 मार्कर्स में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको नहीं आती है फिर 8 मार्कर्स में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको नहीं आती सो देन आई वुड से यस देन फर्स्ट गो एंड डू योर A B C D पार्ट्स जिसमें 4 मार्कर्स हैं 3 मार्कर्स हैं 2 मार्कर 1 मार्कर है. मे बी आपको वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए विच यू कैन यूज़ फर्दर इन योर 6 मार्कर्स एंड इन योर 8 मार्कर्स. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. A logistics company is transporting cars from an overseas agent. अच्छा एक और चीज़ इसमें अगर अभी आप ये वीडियो उस वक्त देख रहे हैं जब आप मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं एंड यू मे बी आप अभी इस वीडियो से देखने से पहले आप कुछ टाइम वेस्ट कर रहे थे तो देन आई वुड से स्टॉप दैट वीडियो. जस्ट अपने आप यानी अकेला बैठे थोड़ा सा गेट योर फीलिंग्स डाउन एंड देन वॉच दिस वीडियो. ठीक है. क्योंकि पर्सनली जब मुझे 4 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए एंड आई नो दिस थिंग कि when you are mentally frustrated when everybody कोई भी बंदा हो when anybody is mentally frustrated जितना भी आसान सवाल हो वो उसके बहुत बड़ा एक भूत बना लेगा उसको. ठीक है. सो इसका भी हल है कि हम कैसे उसको हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं हम उसको किस तरह से पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं. बट इफ़ यू थिंक कि भाई आप मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है जस्ट चिल बैक 5 मिनट 10 मिनट की ब्रेक लें एंड देन अगेन वॉच दिस वीडियो. सो द फर्स्ट ट्रिक हेयर इज़ कि हम इस क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स जिसको मैं कहूँगा डिफरेंट चंक्स के अंदर हम ब्रेक डाउन कर लें. तो हमारे पास पहला चंक जो है वो है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लॉजिस्टिक्स कंपनी इज ट्रांसपोर्टिंग कार्स. मेरा पहला चंक हो गया. यहाँ तक मुझे समझ आ गई कि भाई ठीक है एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी है जो कि कार्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है. अगला फ्रॉम एन ओवरसीज एजेंट इन साउथ अफ्रीका. ठीक है ये मेरा हो गया दूसरा चंक. एक ओवरसीज एजेंट है साउथ अफ्रीका के अंदर वहाँ से वो कार्स यानी कार्स को ट्रांसपोर्ट करिए आगे पीछे टू अ न्यू टैक्सी सर्विस बिजनेस इन मॉरिशस. ये मेरा थर्ड चंक हो गया. सो यू कैन डू दिस इन योर एग्जाम एज वेल. यू कैन यूज योर पेन एंड यू कैन मेक विजिबल चंक्स ताकि आपके लिए आसानी हो क्वेश्चन को समझने के लिए. और ये सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं आपका इकोनॉमिक्स है बिजनेस है बायोलॉजी है फिजिक्स जो भी है यू कैन यूज दिस टेक्निक टू ब्रेक डाउन your question into easier digestible chunk digestible parts. The method of transport is shown in figure 1.1. तो ये अब यहाँ पे मुझे मुकम्मल क्वेश्चन समझ आ गया कि भाई ये हो रहा है एक लॉजिस्टिक की कंपनी है जो कि कार्स को ट्रांसपोर्ट करी है साउथ अफ्रीका में किसी ओवरसीज एजेंट से और कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करी है मॉरिशस के अंदर एक न्यू टैक्सी बिजनेस खुला है वहाँ पर. पहला क्वेश्चन Identify the method of sea transport used by the logistics company in figure 1.1. Well. पहली चीज़ हमने देखेंगे कि इसके कितने मार्क्स हैं. इसके हमारे पास मार्क्स हैं 1.
तो अब हम एक मार्क के ही मुताबिक अपना आंसर हम उसी तरह से उसको ना बनाएंगे. सो अब एक मार्क का ये क्वेश्चन है, सो आई विल सिंपली राइट कि भाई ये मुझे एक शिप नज़र आ रही है. बट अगेन अगर आपने सिर्फ यहाँ पे शिप लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि शिप्स तो एक मुख्तलिफ टाइप की होती है. सो यू नीड टू स्पेसिफाई कि ये कौन सी शिप है. तो वेल यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें नजर, यानी यहाँ पे बस गाड़ी नज़र आ रही है ना, तो मैं इसको कह दूँगा भाई ये मेरी एक फेरी है, या यू कैन से इट इज़ अ कार्गो शिप. आई थिंक सो कार्गो शिप इज़ बेटर. कार्गो शिप, थैंक यू. अब मुझे एक मार्क अपना मिल गया. आगे, स्टेट वन डॉक्यूमेंट यूज्ड व्हेन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय शिप. इसके लिए आप लोग मेरा चैप्टर नंबर जो ट्रांसपोर्ट का चैप्टर में ख्याल से 7 है कुछ इस तरह से, वो आप देख लें तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा. हमने एक डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ लैडिंग. ये हो गया. अच्छा, और भी हो सकते हैं इसके, यानी सिर्फ इसका एक ही आंसर नहीं बल्कि इसके मुख्तलिफ आंसर हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स यू कैन से शिपिंग नोट, यू कैन से फ्रेट नोट, यू कैन से और भी, यानी मुख्तलिफ इसके नाम हैं. तो अगेन अगर आप मार्किंग स्कीम तक ही रहेंगे ना, तो मार्किंग स्कीम में तो सिर्फ 2-3 ऑप्शन दिए हुए. सो वो सिर्फ एक तरह से ना डायरेक्शन देने के लिए, इट इज़ नॉट योर यानी वही बाउंड्रीज नहीं है आपकी हेड एज वेल, वो सिर्फ एग्जामिनर को डायरेक्शन देने के लिए होता है. तो आप चैटजीपीटी से पूछ लेंगे भी गिव मी 50 नेम्स फॉर फॉर अ डॉक्यूमेंट यूज्ड व्हेन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय शिप. आपको 50 निकाल के आपको दे देगा. खैर, एक्सप्लेन 2 लोकेशन फैक्टर्स व्हिच वुड हैव बीन कंसिडर्ड बाय दिस न्यू टैक्सी सर्विस बिजनेस. ये भी हमने कवर अप किया है आपके बिजनेस यूनिट के अंदर. मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 13 की वीडियो है, उस पर हमने कवर अप किया. सो ये आपका 4 मार्कर है. तो उसमें हमने किस तरह से आंसर करना होगा, आप आंसर फॉर्मेट जो आपकी बुकलेट है आंसर फॉर्मेट की जो गाइड है उसमें आप देख लें 4 मार्कर्स के ऊपर जाके. हमने अपने यहाँ पे अपना पहला पॉइंट देना और उसको फिर हमने आगे एक्सप्लेन करना. एक्सप्लेन किस तरह से करना है वो मैंने अपने आंसर फॉर्मेट की गाइड के लिए बताया हुआ. फिर इसी तरह से अपना सेकंड पॉइंट देना और फिर मैंने उसको आगे एक्सप्लेन करना. सो दैट इज़ हाउ आई विल गेट 2 मार्क्स हेयर एंड आई विल गेट 2 मार्क्स हेयर एंड दे बोथ विल रिजल्ट इन 4 मार्क्स. ठीक है. सो लेट्स डू इट हेयर. अच्छा, सो हमारे पास सबसे जो पहला लोकेशन फैक्टर होता है जो कि किसी भी बिजनेस यानी बेतहाशा है, मगर हम ये कह लेते हैं कि भाई आपकी मार्केट की प्रॉक्सिमिटी, ये भी हमने डिटेल से उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है. सो मार्केट प्रॉक्सिमिटी, मैंने अपना पॉइंट स्टेट कर दिया, 1 मार्क मुझे मिल गया क्योंकि ये एक्यूरेट है. दैट इज वाई. सो मार्केट प्रॉक्सिमिटी, आगे मैं कॉमा डाल के लिख रहा हूँ कि since a taxi service business would need a constant flow of customers to keep the business running. आई होप आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी. तो अब यहाँ पे देखें, मैंने अपना पॉइंट स्टेट किया, 1 मार्क मुझे यहाँ पे मिल गया. आगे मैंने उसकी रीजन स्टेट कर दी क्योंकि दे वुड नीड अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ कस्टमर्स टू कीप द बिजनेस रनिंग. सो दैट इज़ हाउ वी बेसिकली डू और एक्सप्लेनेशन के जो जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं. आगे चलते हैं. अच्छा, यहाँ पे हमें मिल गए हैं जी 2 मार्क्स. आगे चलते हैं. सेकेंड पॉइंट, वेल और क्या हमारे पास लोकेशन फैक्टर हो सकते हैं. वेल मार्केट प्रॉक्सिमिटी यानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका. इसके अलावा हमारे पास और होते हैं कि भी आपके पास जो ट्रांसपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना डेवलप्ड है. इसके अलावा आपके पास है कि भी कंपटीशन कितना है वहाँ पे फैसिलिटीज़ कितनी है आपके पास, वहाँ पे लैंड है, लेबर है. तो कोई आप उसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स से आई वुड सिंपली चूज़ कि भी डू वी हैव लेबर अवे ठीक है. मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, अवेलेबिलिटी होता है मेरे ख्याल से. इसके स्पेलिंग आके अचानक से भूल गए. सो आई विल जस्ट राइट अवेलेबिलिटी. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. खैर, आई होप इट्स राइट. सो लेबर अवेलेबिलिटी को अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है सिंस, या आप लिख सकते हैं बिकॉज. आगे हम अपना रीजन लिख देंगे कभी, बिकॉज टैक्सी
drivers would be required to run those new taxis। ठीक हो गया। तो ये हमने ना एक्सप्लेन कर दिया आराम से। तो बस हमें हमारे यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए फिर से। सो दैट इज हाउ वी गेन्ड और 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स फुल। आगे चलते हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ट्रांसपोर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज। अच्छा, अब यहाँ पे अपना ख्याल रखना, ये अक्सर औकात अरे पहले तो इससे होता है कि अभी आपके पास बहुत मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, मगर कभी कभार आपको बहुत सिमिलर ऑप्शन दे देते हैं। सो नाउ इट इज़ अपॉन यू कि भी आपकी कॉन्टेक्चुअल नॉलेज कितनी अच्छी है। सो ट्रांसपोर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज। अब आपने याद रखना, ट्रांसपोर्ट हमारी कोई डायरेक्ट सर्विस नहीं होती, आपने याद रखना। क्यों नहीं होती? वेल, डायरेक्ट सर्विस इसलिए नहीं होती क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो एक आप समझे कि वो 2 चीज़ों का आपस में मिला रही होती है। इट्स नॉट समथिंग दैट वी, जैसे कि अभी मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट समथिंग लाइक दिस। ट्रांसपोर्ट इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर समथिंग एल्स। ठीक है। सो यू डोंट यूज ट्रांसपोर्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपोर्ट, you use transport for the sake of something else. So that is why transport is not a direct service. So transport क्या है? An aid to trade. अच्छा, इसमें आपने चीज़ ख्याल रखना, इसमें वो टिक नहीं करना। You have to circle it, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सर्कल का वर्ड यहाँ पे उन्होंने अपना मेंशन किया हुआ। सर्कल कर दिया। आगे, an example of a motor insurance risk। अच्छा, मोटर इंश्योरेंस रिस्क, मोटर का मतलब आपकी सारी कार से मुतालिक। ठीक है। तो मोटर इंश्योरेंस रिस्क का ये हुआ आपके पास, आपसे ये एग्जाम्पल पूछ रहे हैं तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो सकती है या फिर हमारे पास कॉन्टेंट्स इंश्योरेंस हो सकती है। वेल, इसका आंसर हमारे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी गाड़ी की यानी कि जब भी आप किसी गाड़ी को इंश्योर करवाते हैं तो आप गाड़ी के कॉन्टेंट्स को इंश्योर नहीं करवाते। जिस तरह से किसी वेयर हाउस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वेयर हाउस को इंश्योर करवाया तो उस वेयर हाउस के अंदर जितनी भी चीज़ें आप उसको इंश्योर करवाते हैं ना, उसके यानी कॉन्टेंट को आप, उनके जो कॉन्टेंट्स हैं उनको आप इंश्योर करवाते हैं। कभी इतनी मालियत की चीज़ें उस दिन पड़ी हुई थी, अब चीज़ें तो कम और फिर बढ़ती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन 50,000 की चीज़ें आई, उसमें से 20,000 की चीज़ें बिक गई, आपने 30,000 की चीज़ें और ली और फिर अचानक से आग लग गई। तो चीज़ें मैटर नहीं करी, मालियत मैटर करी कि कंटेंट कितने वैल्यूएबल थे। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। आगे चलते हैं। दिस टैक्सी कंपनी परचेज 20 कार मैट्स एट $25 ईच फ्रॉम अ होलसेलर। The wholesaler offer 10% trade discount. Again, नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है वो अक्सर औकात बच्चों को एक तरह से कंफ्यूज कर देता है। तो उसको हम क्या करेंगे? अगेन वी विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर डाइजेस्टेबल चंक्स। दिस टैक्सी कंपनी परचेज 20 कार मैट्स। पहला चंक यहाँ पे बन रहा है। इस कंपनी ने 20 कार मैट्स जो होता है, जो कि जहाँ पे अपना पाँव रखते हैं, वो उसने बाय की। कितने के बाय किए? एट $25 ईच फ्रॉम अ होलसेलर। तो उसने एक होलसेलर से $25 की उसने 20 कार मैट बाय किए। हम साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे, यही आपके लिए आसानी रहेगी। सो 20 कार मैट्स इंटू 25 से मैं अपने साथ एक कैलकुलेटर खोल रहा हूँ। सो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होगा, बट यू गैस कैन कैलकुलेट along with me. So 20 into 25 and we get 500. तो यानी $500 के उसने 20 कार मैट्स खरीदे हैं। The wholesalers offered 10% डिस्काउंट। ये तो बहुत सिंपल सा ही हमारा थर्ड चेक हो गया कि उस होलसेलर ने 10% डिस्काउंट उसने आपको दिया। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि भी 500 में से हम 10% निकाल लेंगे। सो 500, अच्छा 10% क्या होता है? मैं वैसे यहाँ पे 10% लिख रहा हूँ। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होगा, आप सिंपली ये परसेंटेज का साइन डालें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें 500 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट फॉर दोज हु वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, तो उसके लिए होता है कि भी आपने इसी याद रखनी है 10% मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100। तो उसको अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक आंसर आएगा 0.10 का। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हुआ? 0.10। So if I do 500 multiplied by 0.10, we get an answer of 50. तो डिस्काउंट कितने के लिए? 50 के लिए। तो डिस्काउंट निकाल कर हमारे पास कितने पैसे बचते हैं? वेल, 500 minus 50 and we get $450। यहाँ तक हमने अपना हमने ये वाला जो सारा पार्ट था वो हमने यहाँ तक कैलकुलेट भी कर लिया और हमें समझ भी आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बाकी क्वेश्चन की तरफ।
द टर्म्स ऑफ फुल पेमेंट विद इन 30 डेज, यानी अगर आपने 30 दिन के अंदर पे कर दी तो आपको फिर आप फुल यानी जो आपकी पूरी पेमेंट है वो आप दें। और अगर आपने और 5%, ये आपका चौथा पार्ट हो गया, फोर्थ चंक हो गया, और 5% डिस्काउंट इफ पेड विद इन 15 डेज, ये आपका 5वां चंक हो गया। यानी अगर आपने 15 दिनों से पहले पे कर दिया तो आपको मजीद 5% डिस्काउंट आपको मजीद मिलेगी। सो अब हम जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई अच्छा इसको पहले देख लेते हैं। दिस टैक्सी कंपनी पेड द अमाउंट इन फुल विद इन अ वीक, उसने यानी पूरी अमाउंट विद इन अ वीक पे कर दी। सो कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय द होल सेलर, क्योंकि अब हमने देखना है कि भाई उसको कितनी डिस्काउंट मिली, क्योंकि इसने यहाँ पे बात की हुई थी कि आप 15 दिनों से पहले पे कर देंगे, जिस तरह से इसने भी हमें हफ्ते के अंदर पे कर दिया, तो उसको पहले तो 10% डिस्काउंट मिल गई थी, इसके बाद उसको 5% डिस्काउंट भी मिलेगी। तो आइए हम जरा 5% वाली डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। सो अगेन 450 और इसका हम फाइंड करेंगे 5%, ठीक है। सो 5% इज बेसिकली इक्वल टू 5% is equal to 5 divided by 100 which is equal to 0.05, सही हो गया। So 450 into 0.05 and this is 450 into 0.05, we get $22.5। अब हम यहाँ पे इसकी डिस्काउंट फाइंड करेंगे। 450 में से हम उस डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। 22.5 इज इक्वल टू 450 माइनस 22.5 एंड वी गेट 427.5 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये इस होलसेलर को अमाउंट रिसीव हुई है क्योंकि इसने हमें इस 500 के ऊपर इसने हमें पहले 10% डिस्काउंट दी है, फिर इसने हमें 5% डिस्काउंट दी है। तो इसलिए आपको ये अमाउंट मिलेगी, समझ आई। तो मैंने उसको बहुत मैं डिटेल में लिख गया हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे जो कि इसको सिर्फ 3 स्टेप्स में कर सकते हैं और ये नॉर्मली 3 स्टेप्स के अंदर ही हो जाता है, इसलिए ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। 2 स्टेप्स में भी हो जाता है आराम से, मगर जिन यानी डिफरेंट ऑडियंस होती है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। देन वी हैव ये मैंने जो बड़े क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए ताकि वीडियो का टाइम ज़ाया ना हो। ऑलरेडी 17 मिनट्स हो गए। सो ई पार्ट जो है हमारा 8 मार्कर का। 8 मार्कर कैसे आंसर करना है, आप आंसर फॉर्मेट की गाइड खोल लें, उस पर आपको सारा वो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। सो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखें, अगर आप आंसर फॉर्मेट की गाइड देखें तो उसमें लिखा हुआ है की वर्ड्स को आपने आइडेंटिफाई करके उनको आपने डिफाइन करना होता है। वेल अगर इस तरह याद रखें, अगर कीवर्ड क्वेश्चन में है फिर करना, अगर कीवर्ड क्वेश्चन में नहीं है फिर नहीं करना। दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन में कोई एप्लीकेशन मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई ऊपर केस स्टडी उन्होंने मेंशन की थी, वो उन्होंने अगेन इस क्वेश्चन में आकर उन्होंने फिर से यहाँ पे मेंशन की है, तो अगर इस तरह से है देन आपके लिए मस्ट है कि फिर आप भी एप्लीकेशन लिखें, यानी यू टू यूज दैट नॉलेज जो कि आपको ऊपर के स्टडी में दी हुई है इन योर आंसर्स। मगर अगर यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन कोई नहीं मिल रही क्वेश्चन के अंदर, देन दिस मीन्स कि देयर इज नो नीड टू राइट बिग टू हैव एप्लीकेशन पॉइंट्स इन योर आंसर। सो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी हमें केस स्टडी को उन्होंने कहीं भी रेफर करता हमें नजर नहीं आ रहा, राइट। और अब हम देखते हैं कि इन कौन से वो की वर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं जिनको हमें डिफाइन करना चाहिए। पहली लाइन में तो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो पहली लाइन में कोई भी नहीं है। दूसरी लाइन, इसमें भी आपके पास कोई भी नहीं है, आप क्या वेबसाइट को डिफाइन करेंगे, वेल डेफिनेटली कोई भी नहीं है इसमें। तीसरी लाइन में आपके पास है सेलिंग थ्रू एन ओवरसीज एजेंट, तो ये इसको आपने डिफाइन करना होगा इन योर आंसर, ठीक हो गया। लेट्स सी, डिस्कस बोथ ऑप्शंस, व्हिच ऑप्शन वुड यू रिकमेंड। अच्छा, इसके पास इस मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स के पास 2 ऑप्शन है अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें, उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो कस्टमर्स को डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भेज दे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कोई गाड़ी मंगवा रहे हैं और आपने फॉर एग्जांपल सिविक मंगवानी है, आपने उनकी वेबसाइट पे गया, आपने ऑर्डर दिया, अपने घर का नंबर दिया, आपने पैसे भेजे और आपके घर पे वो आ जाएगी। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी ओवरसीज एजेंट को इन्वॉल्व कर दें, उसके पास आप अपनी गाड़ियाँ भिजवा दें, उसके पास एक शोरूम हो, वहाँ पे लोग हैं, वो लोग उससे बाय करें और इस तरह से फिर यानी आपकी सेल्स उसके थ्रू हो रही है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है। कौन सा बेहतर है, वेल
सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर्स यूजिंग अ वेबसाइट इज ईजियर। मैंने अपना पहला पॉइंट यहाँ पे स्टेट कर दिया यहाँ तक, यानी ये मेरा पहला पॉइंट स्टेट हो गया। ठीक है, आगे आगे मैंने उसको बताया ये रीजन क्या है। एज कैशलेस ट्रांजेक्शन्स, मैं इसको एज कैशलेस ट्रांजेक्शन्स have made transaction much easier and therefore more people will buy। ये मैंने अपना यहाँ पे बता दिया जी अपना रीज़न। मैंने ना इसी तरह हाईलाइट करके आंसर फॉर्मेट गाइड के अंदर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है, सो यू गाइस कैन यूज़ इट टू इम्प्रूव योर आंसर फॉर्मेट्स। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ एक डिफरेंट कलर्स से आपको दिखा देता हूँ। लेट्स जस्ट चूज ग्रीन फॉर आवर पॉइंट। तो ग्रीन हमारे पॉइंट के लिए होगा, ये हमारा जी है पॉइंट, और ये है जी हमारा येलो फॉर और रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। हाउ एवर कार्स आर एन एक्सपेंसिव गुड। आपने याद रखना है क्योंकि ये 8 मार्कर है, तो हमें ईच पॉइंट के लिए, यानी हमें ईच पॉइंट के लिए एक बताना होगा जी इसका एडवांटेज और एक बताना होगा जी इसका डिसएडवांटेज। सिमिलरली एक हमें बताना होगा एडवांटेज और एक हमें बताना होगा इसका जी डिसएडवांटेज, लाइक दिस। तो हमने अपना डिसएडवांटेज स्टेट किया। डिसएडवांटेज को मैं अगेन इसको कर देते हैं पिंक, बल्कि रेड कर देते हैं। हाउ एवर कार्स आर एन एक्सपेंसिव गुड, बड़ा ये बहुत गंदा कलर है, लेट्स चूज लाइट पिंक। However, cars are an expensive good and customers would hesitate buying it online without first physically seeing or trying it. So you see, buying it online, यहाँ तक मेरा पहला पॉइंट है। उसकी फिर मैंने आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई विदाउट फर्स्ट फिजिकली सीइंग और ट्राइंग इट। तो ये मैंने उसकी यानी कॉज बता दी कि भाई वो ये क्यों नहीं करेंगे। तो अगेन ये मेरा हो गया जी अपना पॉइंट, ये था मेरा पॉजिटिव पॉइंट, ये था मेरा इसका नेगेटिव पॉइंट, और यहाँ पे मैंने बता दी इसकी जी रीज़न। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आगे फिर मैंने अपना दूसरे पॉइंट के लिए, अच्छा वो फिर मैंने जाके इसको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ एन ओवरसीज एजेंट। मैंने इसको भी जाके एक्सप्लेन किया। सो ओवरसीज एजेंट्स सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पार्टी फॉर कमीशन। डिफाइन कर दिया। अब मैं अपना पहला पॉइंट दूंगा, यूजिंग एन ओवरसीज एजेंट विल बी मोर एफिशिएंट। पॉइंट अपना मैंने स्टेट कर दिया। रीजन क्या है, एज दे कैन हेल्प द मैन्युफैक्चरर रीच अनटैप्ड मार्केट्स, यानी वो मार्केट जिनको किसी और कार मैन्युफैक्चरर ने टैप नहीं किया, उसको यूटिलाइज नहीं किया। ये हो गया। हाउ एवर अब मैं अपना इसका नेगेटिव पॉइंट दे रहा हूँ, तो उसके मैं अगेन लाइट पिंक चूज कर लूंगा। सो हाउ एवर इट मे नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव टू, इट मे नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, मैंने अपना नेगेटिव पॉइंट दे दिया। इसकी अब आगे रीज़न बता रहा हूँ क्यों ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि टू ट्रांसपोर्ट कार्स टू इंडिविजुअल एजेंट्स, यानी हर एक इंडिविजुअल एजेंट्स तक कार्स को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, दिस इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो बस ये मेरा, मैंने यहाँ पे देखिए ये मैंने अपना डिफाइन कर दिया की टर्म। यहाँ पे मैंने अपनी बात कर ली अपने पॉजिटिव पॉइंट, यानी ओवरसीज एजेंट को यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, ये मेरा वो हो गया। आगे मैंने यहाँ पे जी मेंशन कर दी उसकी रीज़न। फिर मैंने आगे यहाँ पे मेंशन कर दिया जी इसका नेगेटिव पॉइंट, और फिर मैंने यहाँ पे इसका रीज़न अगेन एक्सप्लेन कर दिया। ठीक हो गया। तो अगेन आप आंसर फॉर्मेट गाइड को देखिएगा, बहुत डिटेल से सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है, और एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स भी है, एग्जामिनर के कमेंट्स भी हैं, सब कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। अब मैं अपने ओपिनियन के ऊपर आऊँगा। यहाँ तक मुझे 6 मार्क्स आराम से मिल गए। अब मैं आऊँगा अपने ओपिनियन के ऊपर। इन माई ओपिनियन दे शुड यूज़ एन ओवरसीज एजेंट। तो यहाँ पे मैंने अपने फिर से ओपिनियन स्टेट किया, तो मैं उसके लिए ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। इन माई ओपिनियन they should use an overseas agent to sell their cars। मैं उसके आगे रीज़न बता रहा हूँ, as overseas agents are more knowledgeable of their home markets। इस पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई आप ऊपर वाले पॉइंट्स को यहाँ पे रिपीट ना करें। तो मैंने तो कहीं भी ये वाला रीज़न कहीं भी मैंने ऊपर रिपीट नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये मेरा रीज़न वैलिड है और ये मेरा ओपिनियन हो गया। एंड दैट इज़ हाउ आई गेन 8 out of 8 मार्क्स। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। काफ़ी लंबी हो रही है,
वेल पास्ट की वीडियोस लंबी ही होगी. Question number 2. Fatima buys her groceries from a supermarket which only has self-service checkouts. The supermarket only accepts payments by debit card. State one advantage of self-service checkouts to customers. Well, simply use your logic. अगर आप किसी ऐसे शॉप में जा रहे हैं जहाँ पे सेल्फ सर्विस आपको खुद ही चीज़ें उठा के खुद ही उसको काउंटर पे लेकर जाके उसको यानी चेक इन करना होता है, तो आप सिंपली can be less waiting required. नहीं, आपको इस चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है कि अभी फलां चीज़ अब ये बंदा उठा के लाएगा या काउंटर कौन सा खुला हुआ है और ये बंदा चेक करेगा फिर रिसीट बनाएगा. बस इट इज़ सेल्फ सर्विस. बहुत सारे रिव्यूज़ पहले आप जहाँ भी जाए और हर बंदा अपने उसके ऊपर कर रहे हैं, जब भी वो जाना चाहे तो वो खुद ही चेकआउट कर सकता है आराम से. तो बस मैंने एक अपना फ़ायदा बता दिया, मुझे 1 मार्क मिल गया. आगे एक्सप्लेन वन रीज़न. अब अगेन यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन का मतलब आ गया. तो एक्सप्लेन का अगेन मैंने आपको बताया था, you have 2 things whenever explain का word है, either you go and tell the causes or you go and tell the impacts of something. ठीक है, तो बेहतर ये होता है यानी जो एक होता है एक्सप्लेनेशन ना, एक होती है डेवलप्ड यानी आपकी एक होता है डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन. उसमें आपके पास इस तरह से हो रहा होता है कि उसके अंदर आपके पास ना ये दोनों आप कर रहे होते हैं, यानी कॉजेज भी बता रहे होते हैं, इम्पैक्ट्स भी बता रहे होते हैं. दैट बेसिकली रिजल्ट्स इन अ डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन. मगर सिंस यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपली एक्सप्लेन करना है तो आप अपना पॉइंट स्टेट कीजिए और आप उसको एक्सप्लेन कीजिए. मगर ये आपने रूल याद रखना है, जब भी एक्सप्लेन का वर्ड है सो यू हैव टू फॉलो दिस थिंग हेयर. ठीक हो गया. सो इसको हम आंसर करते हैं. Why supermarkets are important in the chain of distribution? Well, supermarkets जो होती हैं उससे फ़ायदा आपके पास ये होता है कि भी वो बल्क में बाय कर रही होती है ना, तो जिस तरह से एस्टा है, जिस तरह से लिडल है, जिस तरह से मुख्तलिफ आपको सुपरमार्केट से. तो हम यहाँ पे लिखेंगे that they buy in bulk फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है, यहाँ तक मेरा पॉइंट मैंने भी स्टेट किया. यहाँ तक मुझे सिर्फ 1 मार्क मिला क्योंकि ये वैलिड एक्यूरेट पॉइंट है एक. अब मैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि भाई वाई यानी ये मैंने क्यों कहा है, या फिर चले आप याद रखना अगेन एक्सप्लेनेशन में 2 चीज़ें होती है ना, कॉजेज या इम्पैक्ट. तो अब मैं इसकी मुझे कॉजेज फॉर एग्जाम्पल नहीं आई तो मैं सिंपली कह दूंगा कि मैं इसके इम्पैक्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा तो मेरी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. सो अब मैं इसके इम्पैक्ट में बताता हूँ कि सॉरी अब इसका इम्पैक्ट में हो गया कि भाई दिस विल रिजल्ट इन लोअर प्राइसेस. हियर यू गो. मेरी हैंडराइटिंग ख़राब हो रही है, मुझे नींद आ रही है, तो दैट्स व्हाई आई विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट. सो दिस विल रिजल्ट इन लोअर प्राइसेस. यहाँ पे मेरा हो गया जी पहला पॉइंट. यहाँ तक आगे मैंने उसकी रीज़न बता दी, ये वीडियो की रीज़न है, समझ आई. इसलिए आई गॉट 2 out of 2 marks. Then we have your next one जो कि again 2 marks का है, मगर इसमें देखिए यहाँ पे कहीं explain का word नज़र नहीं आ रहा. So it is all about state. State basically means identify, or it means list down, or it means name. तो ये आपको कुछ यानी मीनिंग्स हैं स्टेट के. सो इसमें आपने सिंपली स्टेट करना है, यू जस्ट हैव टू लिस्ट देम डाउन. तो हम क्या पे कर देते हैं 2 benefits to a retailer of using electronic invoices. वेल इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसेस का मतलब कि आपको यानी हाथ से लिख के नहीं करना पड़ता, बल्कि आपके पास एक मशीन है और वहाँ पे सारा उसका बिल बन जा रहा है, यानी बिल बनता जा रहा है, आपने प्रिंट का बटन दबाया, वो प्रिंट होके सामने आ जाएगा. अच्छा, उसके लिए आपके पास यानी एक फ़ायदा उसका ये है कि भाई आपको ठीक है, तो वो कम टाइम लेता है एज कम्पेयर टू राइटिंग इट मैनुअली. दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई एंड इट इज ईजियर फॉर रिकॉर्ड कीपिंग. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जैसे ना अपना माइक्रोसॉफ्ट का, तो जो ही कोई चीज़ सेल होती है ना, यानी चेकआउट काउंटर पे जो ही आप कोई चीज़ सेल हो जाती है, उस पैसे बाय कर दी है, वो चीज़ चलेगी, तो फ़ौरन वो ना ऑटोमेटिकली उसको रजिस्टर कर देता है अपने इन्वेंट्री के अंदर. तो यानी इन्वेंट्री के अंदर भी वो चीज़ अब इतनी कम हो गई है. फिर एक सर्टेन लेवल होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर दूध जो है वो
आखिरी 10 बोतलें रह जाएं तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर कर देगा, ऑटोमेटिकली, यानी बंदों को खुद जाके इन्वेंट्री चेकलिस्ट चेक नहीं करनी पड़ेगी कि भी कौन सी चीज़ रह गई है, कौन सी चीज़ मुकम्मल है, कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है ना। वो ऑटोमेटिकली देख रहा होगा कि भाई ये चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ बाय हो गई है, इसकी इतनी क्वांटिटीज़ बाय हो गई हैं, अब मेरी इन्वेंट्री में पीछे इतनी चीज़ें रह गई हैं और अब मुझे फ़ौरन इन्वेंट्री से, यानी अब मुझे फ़ौरन सप्लाई से जाके बाय करना पड़ेगा। सो दैट इज़ बेसिकली हाउ इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसेस वर्क। तो यहाँ पास हो गया जी 2। आगे, डू यू थिंक कस्टमर्स प्रेफर यूजिंग डेबिट कार्ड रेदर देन पेइंग इन कैश? अगेन अब ये 3 मार्क करके तो हम 3 यहाँ पे बातें कहेंगे। सो पहली बात, डेबिट कार्ड रेदर देन पेइंग इन कैश। वेल, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेबिट कार्ड्स, आपने इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि भी डेबिट कार्ड जो होते हैं इट्स क्वाइट पोर्टेबल, देर क्वाइट ईजी, यानी बजाय इसके कि आप बंडल ऑफ कैश लेकर जाएं, सो देर क्वाइट ईजी। सो मैं यहाँ कहूँगा कि yes, since they are quite easy and portable। क्या हो गया? पहला मेरा पॉइंट हो गया। अब मैं एक और कोई रीज़न बताऊंगा। सेकेंड रीज़न क्या होती है? वेल, कैश जो होता है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चोरों को अट्रैक्ट करेगा, उतना इजीली इट विल बी it will be easy to steal it. So moreover they are more secure than bundles of cash। अब अपना थर्ड यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा, और हमारे पास क्या पॉइंट हो सकते हैं डेबिट कार्ड के हवाले से? वेल, वी कैन से कि हाँ, हम ये अपना कह सकते हैं कि ना, लास्टली it can be used anywhere in the country or वर्ल्ड। वाई? वेल, डेफिनेटली आपके जो डेबिट कार्ड्स होते हैं आप उनको एक्टिवेट करवाते हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं आप उनको इजीली यू कैन यूज़ देम। सो यू डोंट नीड टू स्पेसिफिकली हैव, यानी एक ही जगह पे, एक ही नेशन के अंदर, एक ही सिटी के अंदर आपको सिर्फ निकालने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यू कैन go anywhere around the world and you can simply use your debit card to buy anything। आप पैसे निकाल सकते हैं। हाँ, उसकी फ़ीस होती है बाहर, यानी फ़ॉरेन कंट्री में जाके बाय करने के, और इसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, इसके मुख्तलिफ और भी रीज़न हो सकते हैं। खैर, तो ये हमने 3 यहाँ पे लिख लिए, तो हमें यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए। आगे चलते हैं। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑन अ बिजनेस ऑफ द। अच्छा, ये अगेन हमारे पास एक था 6 मार्कर। 6 मार्कर को कैसे आंसर करते हैं? अगेन ऊपर हम पहले डिफाइन करेंगे, फिर अपना पॉइंट देंगे, फिर हम उसका ऑपोजिट पॉइंट देंगे, फिर हम नीचे जाके उसको इवेलुएट कर देंगे। ये सारी जो आपका फॉर्मेट है ये मैंने लिखा हुआ है आपके आंसर फॉर्मेट्स के अंदर। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, हमारे पास की टर्म क्या है? क्रेडिट बाय कस्टमर। ठीक है, तो क्रेडिट हमारे पास की टर्म है, हमने उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भी क्रेडिट इज व्हेन बिजनेसेस अलाउ देयर कस्टमर्स टू बाय नाउ बट पे लेटर। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देन फिर हमने अपना फर्स्ट पॉइंट स्टेट किया कि यस, क्रेडिट्स में इंक्रीज सेल्स। तो हम यहाँ बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्ट्स की। सो क्रेडिट्स में इंक्रीज सेल्स एज इट मेक्स। यहाँ मैंने अपना पॉइंट लिखा, तो ये मेरा हो गया जी पॉइंट। आगे मैं इसकी बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। एज इट मेक्स परचेजिंग मोर अफोर्डेबल। तो ये मैंने उसका बता दिया रीजन। दैट इज हाउ यू एक्सप्लेन समथिंग। आगे सेकेंड पॉइंट, हाउएवर क्रेडिट हैज अ हायर रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स। तो ये मैंने अपना अगेन बता दिया पॉइंट। अब मैं उसके आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा। एज सम कस्टमर्स में बी अनेबल टू रीपे, दिस कैन सिवियरली डैमेज द कैश फ्लो। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक मेरी रीज़न काफ़ी थी, मगर वैसे मुझे फील हुआ कि इट इज़ नॉट इनफ, तो मैंने आगे जाके एक इम्पैक्ट भी मैंने लिख लिया, जस्ट टू स्टे सेफ। अब मैं अपना ओपिनियन दूंगा, कंक्लूजन दूंगा। इन माई ओपिनियन, अ बिजनेस शुड नॉट सेल ऑन क्रेडिट unless they are sure about the credit worthiness of their customers। आगे मैं उसकी इम्पैक्ट बता दिए मैंने, यानी ये मेरा हो गया जी ओपिनियन।
आगे मैंने उसका इम्पैक्ट बता दिया, एज दिस विल क्रिएट रिटर्निंग कस्टमर्स। तो मैंने सिंपली बता दिया कि भी अगर आपके पास क्रेडिट वर्थीनेस अगर आपकी कस्टमर्स की अच्छी है तो फिर आप उससे बाय करें, तो उसके लिए भी आसान नहीं होगी, वो भी फील करेगा कि आप मुझे ट्रस्ट करें, और आपके लिए भी आसान नहीं होगी क्योंकि वो आराम से बाय कर सकता है चीज़ें आपसे, और वो आपके पास ही आएगा, वो बार बार आपको रिटर्न करेगा। सो दैट इज़ हाउ हमने 6 मार्क्स यहाँ पे गेन कर लिए। आगे चलते हैं। देन वी हैव दिस वन, बहुत ही आसान होते हैं वाले क्वेश्चंस। MN is a multinational company that has set up its operation in the Middle East। तो ये एक multinational company है that has set up its operation in Middle East। ये हमारा पहला चंक हो गया। To import and sell mobile devices, ये हमारा सेकंड चंक हो गया। तो अब हमारे पास शोज द परसेंटेज शेयर ऑफ द एनुअल एडवर्टाइजिंग मीडिया एक्सपेंडिचर फॉर MN। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा थर्ड चंक हो गया, यानी हमने क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया 3 चंक्स के अंदर। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द एडवर्टाइजिंग मीडियम व्हिच रिसीव्ड 1/5, 1/5 का मतलब 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इन द पाई चार्ट। वेल 1/5 क्या होगा? परसेंटेज क्या होती है? हमेशा 100% होती है, राइट। तो ये चार्ट का बेसिकली मतलब है कि भाई ये आपका 100% यानी मुकम्मल चार्ट 100% है, उसमें से 1/5। वेल अगर आप 100 को 5 से डिवाइड करें, सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट 20 + 20 + 20 + 20 + 20 इक्वल्स टू 100। तो इसका क्या मतलब है कि हमने ढूंढना है कि वो कौन सा सेक्टर है जो कि हमसे 20% बाय कर रहा है। दैट इज बेसिकली योर 1/5 ऑफ दिस पाई चार्ट। ठीक है, तो 20% हमसे कौन बाय कर रहा है? वेल वी फाउंड इट, दिस बडी हेयर। तो जो ये वाला सेक्शन है ये पूरा आपका 20% ले रहा है आपके पाई चार्ट में से। अब ये कौन सा है? हम इसके पैटर्न को देखेंगे, इसकी पैटर्न स्लैंटेड लाइंस हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, वेल वी फाउंड इट अगेन, हियर यू गो, वेबसाइट्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेबसाइट्स, और बस हमें एक मार्क मिल गया, सिंपल एज दैट। आगे, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रिंट मीडिया। वेल ये मुझे याद आ गया, हमारा बहुत ही शुरू वाले यूनिट्स में से, मेरे ख्याल से हमारे एडवर्टाइजिंग यूनिट है ना, 6th यूनिट है या 5th यूनिट है, 4th यूनिट है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो वेल हमारे पास मुख्तलिफ होती है प्रिंट मीडिया के। तो कुछ एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल लेट्स से न्यूज़पेपर्स एंड लेट्स गो फॉर मैगजीन्स। तो हमें यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए। आगे, स्टेट 2 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दैट अट्रैक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज टू सेट अप ऑपरेशंस इन अ कंट्री। वेल स्टेट 2 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी वो चीज़ें जो कि आपको बुलाएं अपने पास, अट्रैक्ट करें, फाइनेंशियल अट्रैक्शन जिससे आपसे हो, दैट अट्रैक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज टू सेट अप ऑपरेशंस इन अ कंट्री। तो मैंने इस क्वेश्चन को 3 चंक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। वेल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं जो कि कोई भी कंट्री अपने किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को प्रोवाइड कर सकता है? हमारे पास यानी मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होता है कि भी लो टैक्स। अक्सर गवर्नमेंट जो थी वो टैक्स कम यानी कम कर देती है कि भी आप आए हमारे पास, आप हमारे यहाँ पे बिजनेस करें, हम आपको यहाँ पे खुला यानी आपको मौका देते हैं, आप आए हमारे पास। दूसरा, लो वेजेस, सैलरीज कम होती हैं और गवर्नमेंट एक तरह से फिक्स कर देती है कि भाई ठीक है, आपको इतनी कम सैलरीज पे भी आपको आराम से मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ यू बेसिकली एक्सप्लॉयट अ कंट्री। खैर हमारे पास यहाँ पे मिल गया जी 2 मार्क्स। आगे, एक्सप्लेन 2 रीजन वाई रिटर्न कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। देखिए अभी हमारे पास कम्युनिकेशन वाला चैप्टर आ रहा है, रिटर्न कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेन का वर्ड है विच मीन्स वी विल हैव टू गिव अ पॉइंट प्लस इट्स रीजन या इट्स इम्पैक्ट। सिमिलरली अ पॉइंट हेयर प्लस इट्स रीजन या इसका इम्पैक्ट। तो पहला पॉइंट हम फाइंड करते हैं अपना। पहला पॉइंट तो देखिए ये हो सकता है कि भी जो आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन होती है, इट इज़ क्वाइट इजी टू शेयर विद मल्टीपल पीपल इन योर कंपनी। तो मैं अपना पहला पॉइंट यही लिख रहा हूँ कि भाई इट इज़ easy to share around within the company। अच्छा, अब हमें इसकी रीज़न बतानी होगी ना कि भाई क्यों ये इजी टू शेयर है, या
अगर हमें इसकी रीज़न नहीं आ रही तो हम इसका इम्पैक्ट बता सकते हैं। तो वेल ये क्यों ईजी टू शेयर है, क्योंकि ये कागज़ है, सिंपल एज दैट। तो उसकी कोई रीज़न हमारे सामने नहीं आ रही तो हम अब इम्पैक्ट के ऊपर जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फिर हमारे पास ये होगा कि दिस वुड reduce misunderstandings amongst employees. सिंपल एज दैट। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि भाई आपके पास एक यानी रिटन रिकॉर्ड रहता है, यू कैन यूज इट in court and you can use it to prove something, maybe to your subordinates, maybe to your seniors, कुछ हो सकता है। तो a written record can be kept। अब अगेन हम इसके तो रीजन में जाएंगे या हम इसके जाएंगे इम्पैक्ट में। तो रीजन हमारे पास तो नहीं आ रहा तो हम सिंपली इसके इम्पैक्ट में चले जाएंगे। दिस कैन come useful in legal proceedings या legal cases या legalities कह लें, या कह लें कि भाई this is important for the business, this is important for the shareholders, this is important for the stakeholders, क्योंकि आपको एक रिटन प्रूफ देना पड़ता है कि भाई हमारी ये प्रोग्रेस जा रही है, हमने ये आपस में कम्युनिकेट किया था। तो इस तरह से हमारे पास एक रिटन यानी रिटन में होता तो वो ज़्यादा उसको मानेंगे ना, मुझे ऐसे कि मैं ओरली कह दूँ कि हाँ फलां तारीख को उस बंदे ने मुझसे ये कहा था। सो सिंपली हमारा ये 4 मार्क्स 20 के मिल गए, पॉइंट प्लस रीज़न या फिर उसका इम्पैक्ट, पॉइंट रीज़न या उसका इम्पैक्ट। तो इससे हमने 2 कर दिया। आगे चलते हैं। ओके, सो मल्टीनेशनल कंपनीज, ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स है, बहुत ही आसान है। सो मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलवेज ऑपरेट विद इन अ ट्रेडिंग ब्लॉक। वेल आपके क्या ख्याल से? डेफिनेटली नो, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो कभी आपके किसी ट्रेडिंग ब्लॉक तक महदूद नहीं होती। ट्रेडिंग ब्लॉक तो को एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, हाँ वहाँ पर होगी, मगर अगेन दे नॉट लिमिटेड टू इट। सो मैं यहाँ पे फॉल्स पे टिक कर दूंगा। कोटाज डिक्रीज रेवेन्यू फॉर द इम्पोर्टिंग कंट्रीज गवर्नमेंट। कोटाज हमेशा जो रिसीविंग कंट्री होता है वो लगाता है, कभी इतनी चीजें बाहर से अंदर आएंगी। सो वेल नो, रेवेन्यू तो आपको वो कंट्री जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है उसको मिल रहा होता है ना, यानी वो अपनी चीजें बाहर बेच रहा है उसको मिल रहा होता है। अगर ये लिखा होता है ना एक्सपोर्टिंग कंट्रीज गवर्नमेंट फिर बात बनती, मगर दिस इज रॉन्ग। जो कंट्री इंपोर्ट कर रहा है वो तो ऑलरेडी वो तो खरीद रहा है, उसके तो पैसे ज़ाये हो रहे हैं, उसको तो रेवेन्यू तो दूर की बात है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो ये आपका नहीं, बल्कि हाँ ये है कि उसका रेवेन्यू बच रहा है। सॉरी, कोटास जो है वो क्या कर रहे होते हैं, यानी हमने कोटास लगा लिया तो अब उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारा पैसा जो है वो बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, और उसकी वजह से फिर हमारे पास हमारा जो पैसा है वो बच रहा है, यानी हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारा बच रहा है फॉर द इम्पोर्टिंग कंट्रीज गवर्नमेंट। हाँ ठीक है, दिस इज ट्रू। वाई इज दैट सो? क्योंकि देखें यहाँ पे बात हो रही है फॉर द इम्पोर्टिंग कंट्रीज गवर्नमेंट। इम्पोर्टिंग कंट्रीज गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि भी वो कंट्री की, यानी वो कंट्री जो कि इम्पोर्ट कर रहा है। मैं बाहर से कुछ चीज़ लेकर आ रहा हूँ, मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोटा लगा लिया, ठीक हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि भी अब मेरे पास जो इम्पोर्ट्स आ रही हैं वो कम आएंगी। जब मेरे पास इम्पोर्ट्स कम आएंगी तो उसकी वजह से मसला ये होगा कि भी मेरे पास प्रोडक्शन नहीं है, कंजप्शन नहीं है, तो मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में। अगर मैं किसी बंदे के बारे में बात कर रहा था तो हाँ फिर तो उसका रेवेन्यू बच रहा था, क्योंकि अब वो ज़्यादा चीज़ें बाय नहीं कर सकता। मगर हम यहाँ बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है? लोगों की कंजप्शन से आता है। लोग जितना पैसे को सर्कुलेट करते हैं, टैक्सेस में देते हैं, जितनी चीज़ें आएंगी उतना टैक्सेस बढ़ेंगे। जब चीज़ें ही कम आ रही तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे? समझ रहे? तो दैट इज व्हाई इट इज ट्रू। अ फ्री पोर्ट इज अ टाइप ऑफ सी पोर्ट। वेल अ फ्री पोर्ट इज अ टाइप ऑफ सी, नोप, नेवर। क्योंकि फ्री पोर्ट जो होते हैं वो आपकी सी पोर्ट ही होते हैं। सी पोर्ट समंदर के करीब होता है, फ्री पोर्ट जो होता है वो टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। आप हमारे जो
ट्रांसपोर्ट वाला यूनिट है उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ। आगे चलते हैं टुवर्ड्स यू नेक्स्ट वन। ये आपको मिल गए इसके 3 मार्क्स। ये आपका अगेन 6 मार्कर्स है। पहले हम डिफाइन करेंगे की टर्म को। की टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक है फ्री गिफ्ट्स हमारे पास की टर्म यहाँ पे, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। फ्री गिफ्ट्स आर a short term approach to increase sales। तो बेसिकली फ्री ऑफ अ बिजनेस ऑफरिंग फ्री गिफ्ट्स, इसको हमने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। एक और, हाँ बस ये हो गया। अच्छा, इसमें ना एडवर्टाइजिंग आपकी की टर्म नहीं है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है। की टर्म कहते हैं जो कि किसी एक क्वेश्चन में स्पेसिफिक को यूनिक हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस यूनिक जो आ रही है वो फ्री गिफ्ट्स आ रहे हैं। बिजनेस अपने कस्टमर्स को फ्री गिफ्ट ऑफर कर रहा है, दैट इज़ वाई हमने इसको एक्सप्लेन किया। इसके आपको इसको सब एक्सप्लेन करने के बाद आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यू कैन चेक योर मार्किंग स्कीम। 6 में से 2 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे, बाकी 4 मार्क्स आगे मिलेंगे। आगे फिर हमने अपना पहला पॉइंट दिया, दे इंक्रीज लॉयल्टी एज दे मेक कस्टमर फील गुड अबाउट द बिजनेस। ये मैंने अपना पहला पॉइंट दे दिया। आगे फिर मैंने उसकी रीजन बता दी, दिस में रिजल्ट इन वर्ड ऑफ माउथ फॉर द बिजनेस। रीजन इम्पैक्ट मैंने बता दिया, तो ये मेरी एक्सप्लेनेशन होगी। अब मैं अपना सेकंड पॉइंट दूंगा, हाउ एवर फ्री गिफ्ट कैन रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन एंड इसकी वजह से क्या होगा, अब मैं उसका आगे इम्पैक्ट बताऊंगा, एंड मे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। सिंपल, 2 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिल गए। अब मैं आऊँगा जी अपनी इवेल्युएशन के ऊपर। वेल, इन माई ओपिनियन फ्री गिफ्ट्स श्योर डू इंक्रीज कॉस्ट, बट इंक्रीज लॉयल्टी इज फार मोर इम्पोर्टेंट टू द बिजनेस देन द कॉस्ट ऑफ अ फ्री गिफ्ट। अब मैंने आगे, एक मिनट, यहाँ तक है, आगे मैंने उसका रीजन बता दी, सिंस इट वुड रिजल्ट इन मोर सेल्स। तो ये मेरा अपना ओपिनियन हो गया, दैट इज व्हाई आई गॉट 2 मार्क्स हियर एज वेल। ठीक हो गया। सो बस इस तरह था। अभी यहाँ पे अजानें हो रही हैं, सो मैं उसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वैसे भी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप दीज वीडियोस शॉर्ट। मे बी आई विल राइट डाउन ऑल दीज आंसर्स बिफोर हैंड, ताकि बस मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूँ, या जो भी बेहतर लगा। आप लोग भी अपनी सजेशन नीचे कमेंट्स में डालिएगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भी आप लोगों को किस तरह से ज़्यादा बेहतर लगता है। So till your next video, take care, stay blessed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.